गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सनी रजानी विजन पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके लिए क्लास 11th को मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूं। जैसा कि हम जानते हैं लॉकडाउन की वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, खास करके 11th वाले बच्चों को। उनका सेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, एडमिशन अभी शुरू नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ना तो उनको ये समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ाई करें और क्या पढ़ाई करें। इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकालते हुए सत्यानंद सर ने ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया है, जिसमें आपको पूरा का पूरा मैटर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। आप पर डे के बेसिस पे अपने सारे चैप्टर्स को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। रेगुलर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसका असाइनमेंट और उससे रिलेटेड जो भी डीबीपी टेस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको विजन पॉइंट की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन आखिरी में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे आपको कांटेक्ट करना है। आप अपनी पढ़ाई को कोविड की वजह से रोकेंगे नहीं, जो भी हमारी तरफ से हेल्प होगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज क्लास 11th के लिए हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, सेट। बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें पहले वो जान लो। पहली चीज सेट के रिगार्डिंग बेटा हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज सेट होता क्या है हमें ये मालूम होना चाहिए। सेट कितने टाइप का होता है हमें ये मालूम होना चाहिए। और सेट के टाइप में और क्या क्या वैरायटीज होती हैं वो हमें समझना है। और उसके बाद आज के लेक्चर में हमें समझना है अलजेब्रा ऑफ सेट। सेट्स की अलजेब्रा क्या होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीजें हमें ध्यान देनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि सेट होता क्या है। तो अगर हम जनरल बात करें आपसे, तो सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है जो जनरल लाइफ में आप यूज करते हैं, अगर हम आपसे जनरल आपको बात बताएं तो जैसे आप जनरली लाइफ में यूज करते हो डिनर सेट। आप खुद ही समझने की कोशिश करिएगा चीजों को, बेटा आपको समझ में आ जाएगा। आप बात करते हो डिनर सेट, तो जब आप बात करते हो डिनर सेट की, तो डिनर सेट में जितने भी अपने पास एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही कैटेगरी के होते हैं, वो डिनर की कैटेगरी के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि डिनर सेट में कप और सॉसर आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर उसमें ये चीज अवेलेबल नहीं है तो आपने कहा ये एक ही कैटेगरी के हैं, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन जो अपने पास हुई कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। इसी चीज को और प्रॉपर वे में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो आपके सामने देखिए हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट इज द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। आप इस वर्ड पे देखिए अंडरलाइन की हुई है बेटा, मतलब जो मेन वर्ड है इसको समझने की कोशिश करिएगा। ऑफ जीरो और मोर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आपने कहा कि जो आपने लैंग्वेज बोली उसमें कम से कम ये डिफाइन होना जरूरी है कि या तो जीरो एलिमेंट हो या फिर उससे ज्यादा एलिमेंट होना जरूरी है। मतलब कम से कम आप निगेटिव एलिमेंट्स की बात यहां पर नहीं करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इट कैन नॉट बी निगेटिव। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा बेटा मिनिमम जीरो होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। तो ये बात आप यहां पे ध्यान रखिएगा। सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ये होती है। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है जिसको आप एज अ डेफिनेशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी जो पैटर्न बना है बेटा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। आपकी पैटर्न में एक एक मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, वहां पे आपको एग्जैक्ट वर्डिंग चाहिए होती है कि हम क्या वर्डिंग यूज करें। तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे जिसकी जरूरत आपको पेपर्स में पड़ेगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी प्रोवाइड करेंगे जो बियॉन्ड योर पेपर्स, मतलब आगे चल के अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो आपको वहां पे भी काम आ जाएगी। सिर्फ एज अ बुक की तरह थ्योरी वाला हिसाब नहीं है, जो भी चीज पढ़ाएंगे हम आपको प्रॉपर वे में और जहां पर जितनी जरूरत होगी वो सारी चीज बताते हुए चलेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं चीजों को। अब बेसिकली बेसिक नोटेशन ऑफ सेट होता क्या है। चलिए आपने कहा ये तो हम समझ गए कि सेट जो है वो हमारा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है और सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब बात आती है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक होता है बेटा इसका रोस्टर फॉर्म और एक होता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं बेटा, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्म में कॉमा से सेपरेटेड करते हुए एलिमेंट्स को शो करते हैं, जैसा कि आपके सामने एग्जांपल में है बेटा। आपने कहा एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी है, सबके बीच में कॉमा लगा हुआ है। आपके पास यहां पे तीन एलिमेंट हैं, ये तीन एलिमेंट है, ध्यान समझिएगा बात को। ए बी सी अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो दीज आर एलिमेंट्स, और अगर आपने इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया तो दिस इज कॉल्ड सेट। तो सेट एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस में बनाने के लिए तरीका जो होता है वो आपका होता है कि अगर आप एलिमेंट्स के बाहर कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे तो वो आपकी तरह सेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो आपने कहा यहां पर हमारे पास तीन एलिमेंट्स का सेट है या तीन ऑब्जेक्ट्स का हमारा सेट है।
दूसरी चीज होती है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। इस वाले नोटेशन का नाम होता है बेटा रोस्टर फॉर्म। इसका नाम है बेटा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है। दूसरी चीज बेटा सेट बिल्डर नोटेशन। तो आपने कहा सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है, तो आपने कहा सेट बिल्डर नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट को एक वर्डिंग के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे ये आपने नीचे देखिए एग्जांपल हमने आपको दिया हुआ है वर्डिंग में। इसको बोलने का तरीका है x इज सच दैट, दिस इज कॉल्ड सच दैट। x इज सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 5। अब आप खुद सोचिए x अगर इंटीजर है जो कि 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो आपने कहा कि अगर हम इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हो जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। आपने कहा 1 2 3 4 ये चारों इंटीजर हैं जो कि 0 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं। हमने इस फॉर्म में प्रेजेंट किया तो दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। उसी चीज को इस फॉर्म में प्रेजेंट किया तो हमने कहा दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो जब आप वर्डिंग के फॉर्म में लिखेंगे चीजों को तो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर आप इसको एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। तो आपने कहा रोस्टर फॉर्म जब हमको पता है तो सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत क्या है हमको चीजों में डिफाइन करने की। तो हमने कहा सपोज करिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको 1 से लेकर 500 के बीच के एलिमेंट लिखने थे या 0 से बड़े और 500 से छोटे लिखने थे, तो हमको सेट बिल्डर फॉर्म में सिर्फ एक चेंज करना है, यहाँ पे 2 0 लगा देने हैं, मेरा काम खत्म। अगर हम यहाँ पे 2 0 लगा देते हैं तो हमारा काम और हो जाएगा, हमारा काम पर्पस सॉल्व हो गया। 0 से 500 के जो जितने हैं वो सारे के सारे आ गए। मगर आप सोच के देखिए जब आप रोस्टर फॉर्म में इस बात को बोलेंगे तो रोस्टर फॉर्म में उस बात को बोलने के लिए कितने सारे एलिमेंट आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर रोस्टर फॉर्म में कोई चीज दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म में कोई चीज दे रखी है, दोनों के डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में दे रखा होता है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा होता है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो वो जैसे जैसे एक्सरसाइज आपके सामने आएगी वैसे वैसे हम आपको समझाते भी चलेंगे। पहले आप बेसिकली थ्योरी पार्ट क्लियर कर लीजिए कैसे उसका यूज करना है, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन क्या है वो आपको क्वेश्चन में समझा देंगे। देखिए बेटा अब यहां पर एक बड़ी चीज आपके सामने है कि जो सेट प्रेजेंट किया जाता है वो अनऑर्डर्ड होता है। आपने कहा अनऑर्डर्ड का मतलब, हमने कहा जैसे ए बी सी लिखा है आपका एक कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर, दिस इज द सेट। अब ये ए बी सी हो, चाहे बी ए सी हो, चाहे सी ए बी हो, चाहे सी बी ए हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे एक ही हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेट्स में बेसिकली आपका कोई डिफरेंस नहीं आता है, ऑर्डर को चेंज करने पर सेट वही का वही रहता है। अभी जब हम रिलेशन पढ़ेंगे तो रिलेशन में सबसे पहली चीज आएगी ऑर्डर्ड पेयर। वहां पे अगर आपने ऑर्डर को चेंज किया तो वो एलिमेंट आपका चेंज हो जाता है, मगर सेट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट जो होता है बेटा वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जा सकता है, आगे पीछे कर देने से सेट की डेफिनेशन में कोई चेंज या सेट के एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं हो जाता है। दूसरी चीज बेटा आपने कहा कि सेट में एक एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा जाता है। सपोज करिए अपने सेट में 4 एलिमेंट आ रहे हैं ए, मतलब अगर आप सेट की डेफिनेशन बनाओगे तो उस 4 एलिमेंट को आपको लिखना एक ही बार है। फॉर एग्जांपल आपके सामने है बेटा ए बी सी लिखा हुआ है, एक सेट ये है, दूसरे सेट में ए बी सी 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 इस तरह से लिखा हुआ है। अगर हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात करें तो वो हमारे पास एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो जब सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है तो इस चीज का सिग्निफिकेंस नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट सिर्फ और एक ही बार लिखा जाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखेंगे तो हमारा जो बनेगा बेटा वो आपका ये बन जाएगा। तो इस सेट में एटमोस्ट 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सेट में कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट मत करिएगा। अगर सेट में एलिमेंट रिपीट हुए तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में सेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगले वाले में बेटा आप इस चीज को डिफाइन करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट इक्वालिटी। अगर इक्वालिटी ऑफ 2 सेट्स की बात करें तो आपने कहा 2 अलग अलग वर्ड हैं बेटा, एक है इक्वल सेट और है एक इक्विवेलेंट सेट। बात समझिएगा अच्छे से बेटा, एक है हमारे पास इक्वल सेट और दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज क्लियर कर देते हैं आपको। इक्वल सेट की डेफिनेशन होती है ऐसे 2 सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो
और एलिमेंट भी सेम हो, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपसे कहें एक सेट हमको दे रखा है बेटा रोस्टर फॉर्म में, दिस इज 2, -2। एक सेट बी हमको दे रखा है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में, x² = 4 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब आप खुद ही इस बात को सोच के देखो, x² = 4 और x बिलोंग्स टू इंटीजर अगर लिखा हुआ है तो x इंटीजर में x² = 4 के दो सोल्यूशन आएंगे, एक 2 आएगा और एक -2 आएगा। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें इस रोस्टर फॉर्म को अगर कार्टेशियन फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो दिस बिकम्स 2, -2। तो ये और ये में दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ आर सेम एंड इवन एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, एलिमेंट्स आर 2n - 2, 2n - 2। तो व्हेन elements as well as number of elements both are same in any set, they known are equal set। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इक्वल सेट की जो डेफिनेशन होती है उसके बेसिस पे बेटा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट और आपके पास एलिमेंट्स की वैल्यू वो दोनों सेट होना जरूरी है, मतलब दोनों आपस में इक्वल होना जरूरी है। इक्विवेलेंट सेट की जो डेफिनेशन है बेटा उसके बेसिस पे नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इट शुड बी इक्वल। एलिमेंट आपस में सेम है कि नहीं है डजंट मैटर। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बेटा अगर हम आपसे कहें एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ABCD या ABC, बी एक सेट है बेटा जिसके एलिमेंट है 1 2 3। अब आप खुद सोचिए, एक सेट में वैल्यू है ABC और एक में है 1 2 3, दोनों के एलिमेंट अलग हैं मगर नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ आर सेम, 3 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट इसमें, तो आपने कहा दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा मगर इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि इक्वल भी हो, वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट अगर डिफर कर गए तो वो आपका इक्विवेलेंट नहीं हो, इक्विवेलेंट तो होगा मगर इक्वल नहीं होगा। अगर एलिमेंट सेम हो गए तो उसका नाम इक्वल भी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस होता है। एग्जांपल आपके सामने है, आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि एक सेट दिया है बेटा 1 2 3 4 और उसके नीचे अगर आपको एक डेफिनेशन दे रखी है x इज एन इंटीजर वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 5। आप सोच के देखो, ग्रेटर देन 0 लेस देन 5, पीछे भी हमने एग्जांपल देखा तो इसमें एलिमेंट भी 1 2 3 4 ही आ रहे हैं, बोथ आर सेम। यहां पे देखिए क्या लिखा है बेटा, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 25। आपने कहा इसका क्या मतलब हुआ, आपने कहा हमारे नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए बट 25 से छोटा होना चाहिए। मतलब कि आपको यह दे रखा है कि जो x स्क्वायर है वो 0 और 25 के बीच में होना चाहिए। तो यहां से अगर बेटा हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही सेट हैं, इसलिए इस सेट को बोलते हैं इक्वल सेट। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन और इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन इट शुड बी क्लियर। दूसरा है बेटा इनफाइनाइट सेट, जैसा कि नाम वैसा ही काम। इनफाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जिस सेट में इनफाइनाइट हो जाएंगे उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कहा जाए, बचपन से एक कहावत हमको सिखाई गई है, आसमान में जितने तारे उतने सर में बाल हमारे। इस डेफिनेशन को आप समझने की कोशिश करें तो आपको कंसेप्ट एक लाइन में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वो जो स्टार्स होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते, और या फिर आपके बाल जितने होते हैं उनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो उस वर्डिंग को बोला जाता है अनकाउंटेबल, एंड अनकाउंटेबल सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। तो जितने भी हमने आपको एग्जांपल दे रखे हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर का सेट हो, चाहे वो बेटा इंटीजर्स का सेट हो, दे ऑल आर नोन एज इनफाइनाइट सेट। जहां पर नंबर ऑफ जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट हो जाएं, उस सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, सिंपल वर्डिंग है बेटा इनफाइनाइट सेट की, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, उसे इनफाइनाइट बोलेंगे। सिमिलरली जहां पर काउंटेबल हो जाएंगे उसे हम फाइनाइट बोल देंगे। आपने कहा अब हम बात करते हैं सेट में जो इसका बेसिक पार्ट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उनको शो कैसे किया जाता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, और जो वहां पे सिंबल बन के आते हैं उन सिंबल का मतलब क्या होता है। तो पहला सिंबल आपके सामने देखिए बेटा ये आया है, इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू। जनरल लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। दूसरा यहां पे हमने लिखा है मेंबर ऑफ एस। अंडरस्टूड है बेटा कि अगर जैसे हम आपसे कहें बेटा एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 इस सेट का एलिमेंट है।
अगर 1 इस सेट का एलिमेंट है तो 1 शुड बी बिलोंग्स टू ए, 1 इस सेट को बिलोंग करना चाहिए, 2 शुड बी बिलोंग्स टू ए, 3 शुड बी बिलोंग्स टू ए, 4 इसमें नहीं है, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हमारी वर्डिंग को ध्यान रखना बेटा, हमने क्या बोला है, जो सेट के अंदर लिखा होता है, फोकस करना बेटा बात को हमारी, जो सेट के अंदर लिखा होता है वो उसका एलिमेंट होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा होता है वो उसका एलिमेंट होता है। आपने कहा कि अगर सपोज करो बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये एक सेट ए है बेटा और ऐसा आपको दिया हुआ है, आपने कहा कि अगर ये सेट हमको दिया हुआ है तो हमको इसको प्रेजेंट करना है, तो यहां पर 1 इस सेट का एलिमेंट है, 1 इस सेट का एलिमेंट है डेफिनेटली, क्योंकि 1 इसको बिलोंग करेगा, और 2 भी है, मगर बेटा 3 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। हमने आपसे भी एक वर्डिंग बोली कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर, एक्सटर्नल कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखा होता है वो सेट का एलिमेंट होता है। तो यहां पर 3 और 4 एक कर्ली ब्रेसेस में है, जो एक बड़े कर्ली ब्रेसेस के अंदर हैं, तो ये जो चीज है, ये चीज इस सेट ए के लिए एलिमेंट का काम करेगी। मतलब जब आप प्रेजेंट करोगे इस चीज को तो वो ऐसी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो वर्डिंग्स आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल दिमाग में आपके बैठनी चाहिए। जो भी चीज बड़े कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहती है वो सेट का एलिमेंट होती है, और अगर वो सेट का एलिमेंट होती है तो वो सेट को डेफिनेटली बिलोंग्स करती है। तो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके सामने लिखा हुआ है चीजें बेटा, उसको कैसे कैसे बोला जाता है ये चीज आप समझ लीजिए। जैसे यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है 3 बिलोंग्स टू n, n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 3 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, तो 3 डेफिनेटली n को बिलोंग करेगा, तो यहां पे लिखा है बेटा 3 इज अ सेट ऑफ n। सिमिलरली बेटा सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें, ए अल्फाबेट आपका जो होता है वो अल्फाबेट का पार्ट होता है, तो वो अल्फाबेट को बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहां पे जो वर्डिंग लिखी है x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ अ अल्फाबेट, और यहां पर एलिमेंट ए लिखा हुआ है, तो ए जो है वो अल्फाबेट का एलिमेंट है, तो डेफिनेटली अल्फाबेट को बिलोंग करेगा ही करेगा, इसलिए इसका जो प्रेजेंटेशन दिया गया है वो यहां पे ये दिया गया है। दूसरी चीज जो यहां पे डिफाइन की है, ये सिंबल बेटा ये यूज किया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा, इसका नाम होता है फॉर एवरी। ये बार बार कंफ्यूजन होता है, लोग उल्टा ए करते रहते हैं, तो ये फॉर एवरी है बेटा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर कोई चीज सेट को बिलोंग नहीं करती है तो उसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। जैसे हमने यहां पे बेटा एग्जांपल दिया था, इस एग्जांपल के लिए इसमें 1 2 3 था, 4 नहीं था, तो 4 नहीं था तो यहां बोलेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या 4 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। तो यहां पे जो वर्डिंग यूज की गई है हम इस चीज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नॉट के लिए क्या होता है और बिलोंग्स टू के लिए क्या होता है, दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। वो वाला एग्जांपल जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, वो इंपॉर्टेंट है, उसी टाइप का एलिमेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अगर आपको देखना है तो बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि जो एलिमेंट बड़े कर्ली ब्रेसेस के अंदर है वो सेट का एलिमेंट है, दैट्स इट। इतनी सी वर्डिंग आपको समझनी है। फिर आपने बोला एम्प्टी सेट, आपने कहा नाम से काम समझ में आ रहा है, हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, पहली चीज, जीरो इज एन एलिमेंट, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जीरो जो होता है वो एक एलिमेंट की तरह काम करता है, सेट में उसे एम्प्टी सेट या नल सेट की तरह बिहेव नहीं करा सकते हो। नल सेट या एम्प्टी सेट बोथ आर सेम, इसमें जीरो को आप डिफाइन नहीं करते हो, यहां पे जो डिफाइन करना होता है वहां पे सिंबल होता है फाई। तो ये फाई जो होता है ये हमारे लिए काम करता है नल सेट का। या आप क्या करिए बेटा, कर्ली ब्रेसेस को ब्लैंक छोड़ दीजिए, मतलब अगर कर्ली ब्रेसेस में कोई आपने लिख दिया एलिमेंट तो वो तो एलिमेंट हो जाएगा, बट अगर इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो इट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। आपने कहा ये भी एम्प्टी सेट का सिंबल है और ये भी एम्प्टी सेट का सिंबल है, तो चाहे आप इसका यूज कर लीजिए चाहे आप इसका यूज कर लीजिए, डिपेंड करता है आपसे किस फॉर्म में दे रखा है और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कैसे आप इस चीज को शो करते हैं। तो एम्प्टी सेट के लिए सिंबल जो यूज करते हैं फाई, और हमारी टर्मोलॉजी में हम बोलते हैं फाई जो होता है सबका भाई, ठीक है। मीन्स कहने का ये है कि जब कोई नहीं होगा तब फाई आएगा, मेरी इस बात को ध्यान रखना, हर जगह फाई नहीं आता है, जब कोई नहीं होता है तब आपका फाई वहां पर आ जाता है। तो आगे चल के जब हम लोग अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ेंगे तो उस अलजेब्रा ऑफ सेट में इस फाई का हमको यूज करना होगा, और वहां पे हम आपको बताएंगे कि जब वहां पे डिसजॉइंट सेट हो जाता है तो फाई उसमें आपका अपीयर हो जाता है कि फाई वहां पर प्रेजेंट किया जाता है। तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, जब जब हम बोलेंगे फाई सबका भाई तो आप समझ जाइएगा कि हम किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, सबसेट एंड सुपरसेट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस
चैप्टर कि सबसेट होता क्या एग्जैक्टली है। ऐसे तो डेफिनेशन तुमको दिखाएंगे, देखो जो प्रॉपर वे है बेटा चीजों को प्रेजेंट करने का, हम वो भी आपको सिखाएंगे ही सिखाएंगे। उसके अलावा आपको यह भी समझना है कि चीजों को हम अपने वर्ड्स में कैसे डिफाइन करें और समझें कैसे। एक्चुअली बेटा देखो, जब स्कूल में प्रेजेंटेशन की बात आती है या कहीं पे प्रेजेंटेशन वाली बात होगी तो तुम्हें ये सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे, बट अगर आपको अपने वर्ड्स में समझना है तो हमारे दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए कि एग्जैक्टली आप हमको समझाना क्या चाह रहे हो और क्या बताना चाह रहे हो। तो नाम से ही क्लियर है, सब सेट। सेट तो सेट होता है, सब का मतलब होता है छोटा। ये इंग्लिश वाला सब है, हिंदी वाला सब नहीं कि सब ले लिया। तो सब का मतलब होता है छोटा, सेट का मतलब होता है सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम आपसे कहें एक सेट है बेटा 1, 2, इसके सबसेट क्या क्या होंगे, इसके सबसेट क्या क्या होंगे, मतलब इससे छोटे सेट कौन कौन हो सकते हैं। तो आपने कहा एक तो आएगा सबका भाई 5, ये तो सबका सबसेट होता है। अकेला 1 भी हो सकता है, अकेला 2 भी हो सकता है और अकेला 1, 2 भी हो सकता है। एक 5 होता है, एक 1 है, एक 2 है और एक 1, 2 है। 5 तो सबका भाई होता है इसलिए वो अपीयर हो गया। छोटे की बात करोगे तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और अपने इक्विवेलेंट भी हो सकता है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल तुमको देते हैं तो तुम्हें मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। 12 अगर हम आपसे पूछे इसके डिवीजर्स कौन कौन से होंगे, मतलब कंसेप्ट कोरिलेट कर रहे हैं बेटा, सेट नहीं है ये, कंसेप्ट कोरिलेशन है। आपने कहा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो 1 इज बिहेव लाइक अ 5। अब समझना बात को बेटा, अब तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगी ये बात कि एग्जैक्टली क्या होता है। 1 जो होता है वो सबका डिवीजर होता है, तो इसका मतलब हो गया 1 जो है वो सबका अगर डिवीजर है तो इसी तरह 5 जो है वो सबका सबसेट है। तो 5 टोटल सबसेट में हमेशा काउंट करेगा ही करेगा। नंबर आपने लिया है 12, तो अगर नंबर लिया है 12 तो 12 से तो डिवीजर होगा ही होगा, यानी 12 भी आपको लेना पड़ेगा। तो आपने कहा इस तरह से 5 और 1, 2 ये दो चीजें हमारी हमेशा आएंगी ही आएंगी। मतलब हम कोई भी सेट लेंगे तो एक 5 और एक वो खुद वो हमेशा काउंट होगा ही होगा। उसके अलावा जो उससे छोटे वाले हैं उनको अलग दिया जाता है बेटा। तो आपने कहा उससे छोटा 1 हो सकता है, उससे छोटा 2 हो सकता है। तो टोटल हमारे पास सबसेट जो आए वो 1, 2, 3, 4 4 सबसेट हमारे पास आ गए। और ये कॉन्सेप्ट जो आता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजर से हमको समझ में आ गया कि कैसे चीज को समझना है, कि अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं तो क्या है, क्योंकि एक 1 सबका होता है और वो नंबर सबका होगा, तो सिमिलरली 5 और 1, 2 वाला जो केस है वो आपको लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो होता है वो आपका 1 हो सकता है, उसके अलावा आपका 2 हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर सबसेट आपको डिफाइन करना है तो इस डिफाइन के लिए आपको चीजें मालूम होना जरूरी है। तो आपने कहा अपने पास यहां पर टोटल काउंटिंग में जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है वो हमारे पास 4 हो गए। प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको डिफाइन किया जाता है तो अब इस बात को समझने की कोशिश करना, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे कि बेटा हमने यहां पे बोला है आपको कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1, 2 हैं, तो इसके सबसेट बेटा एक 5 था, एक 1 था, एक 2 था और एक 1, 2 था। तो हम यहां पे लिखेंगे 1 इज द सबसेट ऑफ ए। ये सिंबल है बेटा सबसेट का। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 ए का सबसेट है। आपने कहा 2 भी ए का सबसेट है, 5 भी ए का सबसेट है। 5 में बेटा कर्ली ब्रेसेस नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, वो एलिमेंट हो जाएगा। और 1, 2 भी ए का सबसेट नहीं है, इक्विवेलेंट सेट है। एक्चुअली में बेटा सेट ए 1, 2 है, यहां पर 1, 2 तुमने ले लिया तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सबसेट क्या ये इक्विवेलेंट सेट में काउंट हो जाता है कि ये इसके इक्वल भी है। जैसे बेटा अपने का एग्जांपल है, जैसे x लेस देन 5, x लेस देन इक्वल टू 5, तो इस वाले केस में 5 भी आंसर हो सकता है, मगर इस वाले केस में 5 आंसर नहीं हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सेम चीज है, जहां पर इक्वल नहीं हो सकता है वहां पर ये सिंबल होगा और जहां पर इक्वल हो सकता है वहां पे आपको ये लेना है। और जब आप ये लोगे तो आप इस वर्डिंग का यूज नहीं करोगे। प्रॉपर सबसेट जो होता है बेटा, वो प्रॉपर सबसेट डिफाइन किया जाता है कि अपने बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम आपसे कहें बेटा कि S इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, तो वहां पर जो यूज किया जाएगा वो ये साइन यूज किया जाएगा, ये प्रॉपर सबसेट में काउंट होता है।
मतलब कहने का है जो प्रॉपर सेट अगर सेट के एलिमेंट है बेटा अपने पास, तो जो सबसेट आएगा वो 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 1 2 आएगा। ये बेटा सबसेट है। अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें, प्रॉपर सबसेट में अपने पास यहां पर 1 आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया। बेटा अपने पास प्रॉपर सबसेट में सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे, मगर 1 2 यहां पे अपीयर नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है बेटा, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एलिमेंट आते हैं उसमें जो अपने इक्वल एलिमेंट होता है उसको नहीं लिया जाता है। अगर वो एलिमेंट आप ले लेंगे तो वो सबसेट में काउंट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से सबसेट की जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक अभी हमने सिर्फ बताइए बेटा, पूरा सबसेट अभी खत्म नहीं हुआ है, वो जस्ट प्रेजेंटेशन वाली बात है कि दोनों सिंबल का मीनिंग क्या होता है, सबसेट क्या होता है और सबसेट में इक्विवेलेंट अगर आ जाता है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कब लिया जाता है कब नहीं लिया जाता है, दोनों बातें आपको हमने क्लियर की है। 5 सब में आएगा, मगर 1, 2 जो है अगर वो इक्विवेलेंट सेट है तो उसको आप प्रॉपर सबसेट में लेंगे, टोटल सबसेट में काउंट करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैसे इस चीज का यूज करना है आपको। तो सबसेट की डेफिनेशन में आपको सबसेट निकालना आना चाहिए, सबसेट डिफाइन करना आना चाहिए, प्रॉपर सबसेट मालूम होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट में कौन हट जाता है आपको ये मालूम होना चाहिए। क्लियर? तो पहले इतना समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। जैसे बेटा यहां पर मतलब ये है कि इसका सबसेट जो हमने लिया एस इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। यहां पे जो डिफाइन किया गया है इसको प्रॉपर सबसेट के फॉर्म में डिफाइन किया गया है। अब अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एक सेट 1, 2, जैसे आपने यहां पे लिया हुआ है बेटा 1, 2, तो इसके सबसेट अगर डिफाइन करेंगे तो वो 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 2 होगा। तो यहां पर अगर प्रॉपर सबसेट को डिफाइन करोगे तो बेटा प्रॉपर सबसेट में आपका 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और अगर इक्विवेलेंट लोगे तो ये भी आ जाएगा। तो बेटा ये इसके प्रॉपर सबसेट है। तो आपने कहा प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में हमको ये क्लियर हो गया कि जो हमको प्रॉपर सबसेट होता है वो अपने इक्विवेलेंट नहीं होगा, उससे छोटे जितने भी हैं वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट की काउंटिंग में आ जाते हैं। अब यहां पे बेटा एक बात और सीखने वाली है कि अगर हम आपसे पूछें कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो अगर आपने यहां पे एलिमेंट लिया है 1, 2, तो यहां पर अगर आप काउंट करिए तो 5, 1, 2, 1 2, तो 5, 1, 2, 1 2 4 हमारे पास टोटल सबसेट आ रहे हैं। प्रॉपर सबसेट में कितने आ रहे हैं, तो आपने कहा 1 2 आपने हटा दिया, तो जो प्रॉपर सबसेट हो गए वो हमारे पास हो गए 3। यानी इस एग्जांपल के हिसाब से अगर हमारे पास यहां पर 2 एलिमेंट हैं तो प्रॉपर सबसेट है 4, सॉरी टोटल सबसेट है 4 और प्रॉपर सबसेट है 3। तो आपने कहा कि अगर हमारे पास टोटल काउंटिंग की जाए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो हम इसको आपको एक और एग्जांपल से डिफाइन कर देते हैं कि अगर हम एक सेट ले 1 2 3, तो यहां पर प्रॉपर आपके सबसेट्स में काउंटिंग होगी। आप ही समझिएगा इस चीज को बेटा कि प्रॉपर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हम सिर्फ एग्जांपल में आंसर्स लिखेंगे। आपने कहा यहां पर बेटा अगर हमने सेट ए लिया हुआ है तो हमारे पास प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों चीज डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। तो यहां पर जो एलिमेंट हमारे सामने आ रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हैं। अगर हम आपसे बात करें कि इसमें प्रॉपर की बात आप पूछेंगे तो कितने होंगे, तो आपने कहा प्रॉपर में 5, 1 2 3, 1 2, 2 3, 1 3 एंड सो ऑन। तो आपने कहा दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, ये टोटल सबसेट। तो टोटल सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों में आपको क्लियर हो गया कि कौन सी चीज ली जाती है कौन सी चीज नहीं ली जाती है। अब पिछले वाले एग्जाम्पल और इस वाले एग्जाम्पल दोनों को अगर देखा जाए, अगर हम आपसे कहें कि यहां पर जो सेट था बेटा वो 1, 2 अगर हमने लिया था तो हमारे पास टोटल सबसेट जो निकल के आए थे वो 4 एलिमेंट निकल के आए थे। यहां पर बेटा हमारे पास अगर हमने 3 एलिमेंट लिए तो हमारे पास जो प्रॉपर नंबर सबसेट निकले वो हमारे निकले
टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सेट 8, सबसेट 8, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट दैट इज 7। तो यहां पर जो डिफाइन कर रहे हैं हम, ये है बेटा फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n मेरे ख्याल से फॉर्मूला आपको क्लियर होगा कैसे इस चीज का यूज करना है कि अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट लेना है बेटा तो वो 2 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट है तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ रहे थे वो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, जिसमें 5 आया था, 1 आया था, 2 आया था और 1 2 आया था। और जब प्रॉपर सबसेट की बात आई थी वहां पर बेटा 1 और 2 को आपने हटा दिया था तो 1 कम हो गया था। तो फॉर्मूला बन गया बेटा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का 2 की पावर n - 1 और टोटल नंबर ऑफ सबसेट का 2 की पावर n। चाहे आप 3 वाले एग्जांपल से देख लीजिए, चाहे आप 2 वाले एग्जांपल देख लीजिए। अब जैसे नॉर्मली बुकिश में क्या होता है बेटा कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें आपसे पूछा जाता है कि अगर 5 एलिमेंट हैं तो बताइए टोटल नंबर ऑफ सेट या टोटल नंबर ऑफ सबसेट या टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने कितने होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जनरली रेक्टिफिकेशन फॉर्मूला कर देते हैं कि 2 की पावर n हमारा आंसर होता है, फॉर्मूले में रखा, आपने आंसर निकाल दिया। बट प्रॉब्लम यह है कि ये आपने चीज सोची कैसे, ये तो हमने आपको बताया, आपने रखा, आंसर आया, काम खत्म, आपने कहा अरे हो गया। खैर बट अगर समझा जाए इस चीज को कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तो दैट्स अ थिंग जो आपको सीखनी है। आपको अगर बाकी बच्चों से डिफरेंस क्रिएट करना है तो आपको ये जानने की कोशिश करनी होगी कि ये चीज आई कहां से। आपने अभी तक फॉर्मूला रट के अपना आंसर तो निकाल दिया, मगर अगर हम इसी क्वेश्चन में घुमा दे बात को कि कितने नंबर ऑफ सबसेट ऐसे होंगे, बात समझने की कोशिश करना बेटा, कितने नंबर ऑफ सबसेट ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास 2-2 एलिमेंट होंगे। तो आपने कहा अगर क्वेश्चन छोटा है तब तो ठीक, आप काउंट करके बता देंगे कि 3 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। सपोज करो अगर हमारे पास बेटा 10 एलिमेंट्स हैं, अगर हम प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो आपने कहा 2 की पावर 10 - 1 या सबसेट बनाएंगे तो 2 की पावर 10 बनेंगे। 2 की पावर 10 का मतलब 1024 केस। आप पता लगा छोटे से क्वेश्चन में हम बैठे रहेंगे और अपना केस ही बनाते रहेंगे और काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से काम नहीं किया जाता है। तो इसके लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि हमने जो चीज सीखी है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब उसके बाद हमसे वो कोई भी क्वेश्चन कह देगा तो हम उस क्वेश्चन को 2 लाइन में डिफाइन करके बता देंगे कि कहां से वो निकल के आया है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर पे जो हमको डिफाइन करना है वो ये डिफाइन करना है कि जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है वो आया कहां से, और वो कहां, जहां से आया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो अगले लेक्चर पे जो हमारा काम है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट की जो काउंटिंग होती है वो कैसे बनती है, और उसके बाद उसको डिफाइन करने के बाद अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें 2 वाले कितने सबसेट होंगे, 4 वाले कितने सबसेट होंगे, कैसा भी क्वेश्चन दे दे वो आपके लिए 1 लाइन का काम होगा। आज के लेक्चर में बेटा हमने ये सीख लिया कि सेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं। अब जैसा आपने सीखा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं 2 की पावर n और प्रॉपर सेट 2 की पावर n - 1 होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमको क्या सीखना है कि जो हमने बात बोली है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपका 2 की पावर n होते हैं, ये फॉर्मूला आता कहां से है। जैसे हमने आपसे बोला कि आप इस चीज को याद कर लीजिए कि 3 नंबर ऑफ सेट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 होंगे। बट बेटा अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 10 होंगे, उसमें से हमें ढूंढ के बताओ कितने ऐसे सबसेट होंगे जिसमें 2-2 एलिमेंट होंगे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो उसको डील करने के लिए आपको वो फॉर्मुलेशन आना चाहिए कि कहां से ये बना है। तो जो अगला लेक्चर है हमारा बेटा वो यहीं से कंटिन्यू होगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट की काउंटिंग कैसे की जाती है। उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीजें आपको सिखानी होंगी जिसमें फैक्टोरियल है या एनसीआर का कंसेप्ट होता है, तो वहां से शुरू करते हुए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी होती है या आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, आपको इससे रिलेटेड जो भी चीज आपने पढ़ी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे नंबर या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए।